हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग अपना फिर से एक नया टॉपिक जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, पिछले से लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट जो सॉलिड के रूप में होगा उसकी सॉल्युबिलिटी की बात की थी किसमें, लिक्विड में। आज हम लोग बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्टेड करते हैं, उस पर अपना प्रभाव डालते हैं, कैसे उसको चेंज कर पाते हैं, उस पर ही बात करने वाले हैं। हम अपने आप को कल ही बताया था, पिछले क्लास में ही हमने आपको बताया था कि देयर आर 3 फैक्टर्स बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सेकेंड वन इज टेम्परेचर एंड थर्ड वन इज प्रेशर। तो हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे। जरा ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिलेगा आपको। सबसे पहली बात अगर हम करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की, तो हमें पता है कि सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, या 2 टाइप्स के बेसिकली हो सकते हैं। कौन कौन? तो या तो ये हो सकता है कि हमारा सॉल्यूट पार्टिकल जो है, ये सॉलिड पार्टिकल जो सॉलिड होगा, मान लीजिए यहाँ पे सॉलिड है, तो सॉल्यूट या तो पोलर हो या फिर नॉन पोलर हो। सिमिलरली सॉल्वेंट भी पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, जो जैसा होता है वैसे के साथ रहता है। जनरली ऐसा होता है कि जिसकी नेचर जैसी होती है, जिसकी प्रकृति जैसी होती है, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, बुरे लोगों के साथ ज्यादा अच्छा रखते हैं, हमको कंफर्टेबल फील करते हैं। सिमिलरली यहाँ भी वही बात है। एक स्टेटमेंट होता है बाबू, एक स्टेटमेंट है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये एक स्टेटमेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। मतलब लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब क्या हो गया कि सर जो जैसा होगा वैसे में घुलेगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास, हम इसको एग्जांपल समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास, सपोज कीजिए कि मेरे पास जो सॉल्यूट है ये कैसा है, ये पोलर है। ये कैसा है? पोलर है। जैसे मान लीजिए लाइक पोलर, लाइक NaCl, कॉमन सॉल्ट की हम बात कर लें। और जो सॉल्वेंट है यह भी कैसा है? यह भी पोलर। लाइक वाटर हमारा एक पोलर सॉल्वेंट होता है, तो हम बात करते हैं लाइक वाटर का। तो आप देख पा रहे हो कि सर जो सॉल्यूट पार्टिकल है यह भी पोलर है, और जो सॉल्वेंट पार्टिकल है यह भी क्या है? पोलर है। तो वैसे कंडीशन में हम इजिली जनरली देखते हैं कि सर वाटर में सॉल्ट जो होता है, टेबल सॉल्ट या फिर आप कह सकते हो सोडियम क्लोराइड, बहुत इजीली डिजोल्व हो जाता है। नहीं, अप्रोक्स 5 पॉइंट समथिंग इसका मोल्स पर लीटर होता है। तो अप्रोक्स 5.5 के आसपास, 5.6 या 5.3 के आसपास होता है इसका, मान लीजिए हम डिस्कस कर बता रहे हैं लास्ट बात को। तो फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं कि हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल है यह भी पोलर है, और सॉल्वेंट पार्टिकल भी क्या है? पोलर है। तो यह सॉल्वेंट यानी कि जल में ये नमक आसानी से क्या होता है? विलय हो जाता है। वही हम बात करते हैं, दूसरे एग्जाम्पल की बात करिए। पहला एग्जाम्पल, वही दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अगर हम, तो हमारे पास फिर से मान लीजिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। अब ये जो सॉल्यूट है, मान लीजिए ये सॉल्यूट जो है, अब ये नॉन पोलर है। सॉल्यूट क्या है? नॉन पोलर। लाइक मेनी ऑर्गेनिक सबस्टांसेस, जो भी आपके पास ऑर्गेनिक सबस्टांसेस होते हैं वो। और जो सॉल्वेंट है यह भी क्या है? यह भी नॉन पोलर है। यह भी कैसा है? यह भी नॉन पोलर है।
जैसे मान लीजिए हम नॉन पोलर में बात कर लेते हैं, लाइक बेंजीन, या फिर हम बात कर लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये सब जो सबस्टांसेस आपके पास में है, ये सब नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर सबस्टांस नॉन पोलर में इजीली डिजॉल्व होगा, जबकि पोलर पोलर में डिजॉल्व होगा। फिर आप एक क्वेश्चन कर सकते हो, सर चीनी भी तो जल में घुल जाता है, तो चीनी भी तो नॉन पोलर सबस्टांस है, वो भी एक ऑर्गेनिक सबस्टांस है, तो वो क्यों जल में घुल जाता है? तो हमने ये नहीं कहा कि वो घुलेगा नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आसानी से घुल जाएगा। मतलब चीनी जो होगा, जो हमारा केन शुगर होगा, केन शुगर भी डिजॉल्व होगा वाटर में, बट उसकी जो सॉल्बिलिटी होगी वो इस टेबल सॉल्ट के रेस्पेक्ट में क्या होगी, कम होगी। अप्रोक्स 3.5 मोल्स पर लीटर डिजॉल्व होता है हमारा केन शुगर किसमें, वाटर में। वाटर के 1 लीटर वॉल्यूम में केन शुगर कितना घुलता है, 3.5 मोल के अप्रोक्स। वही हमारा टेबल सॉल्ट अप्रोक्स 5.3 मोल्स के आसपास घुल जाता है। तो इसलिए आप देख पा रहे हो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो नेचर होगा वो नेचर पे डिपेंड करता है उसकी सॉल्बिलिटी। अगर सॉल्यूट पोलर है और सॉल्वेंट भी पोलर है तो वो एक दूसरे में आसानी से, या जो सॉलिड पार्टिकल है या सॉल्वेंट में इजीली डिजॉल्व हो जाएगा, जबकि जो सॉलिड पार्टिकल अगर नॉन पोलर है और अगर सॉल्वेंट भी क्या है, नॉन पोलर है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, वहां पे इजीली डिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये आपको इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी कि आप देख रहे हो कि दोनों का ये जो नेचर हम बात कर रहे थे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, इस दोनों का नेचर देखिए कैसे नेचर सॉल्विटी को इफेक्ट कर रहा है। तो इसको ये अफेक्ट कर रहा है, कैसे अफेक्ट कर रहा है? तो देख रहे हैं आप कि जैसा नेचर है, नेचर अगर सेम है, अब मान लीजिए हम क्या करेंगे, हम मान लीजिए ऑयल को डिजोल्व कराना चाहेंगे वाटर में, कभी डिजोल्व होता है क्या? होता है, लेकिन अंडर प्रेशर वो अलग बातें होती है, वो अलग से बात करेंगे, जब उसका कोलॉइड बनाएंगे तो वो वहां पर बात करेंगे। लेकिन एक्चुअली में हम जनरल वे में हम बात करते हैं तो कभी भी ऑयल को क्या कर पाते हैं, इस वाटर में डिजोल्व नहीं कर पाते। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, ये एक स्टेटमेंट लाइक डिजोल्व्स लाइक। अब हम बात करते हैं कि सर आखिरकार ये डिजोल्व हो कैसे जाता है। तो आइए इस पर हम बात करते हैं, हम एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। हम यही दोनों एग्जांपल लेके समझ जाएंगे, NaCl और H2O का एग्जांपल लेंगे और यहां से हम आसानी समझ पाएंगे कि कैसे कोई पार्टिकल जो हमारा आणविक पार्टिकल होता है वो आसानी से वाटर मॉलिक्यूल में कैसे डिजोल्व हो जाता है। उसको हम एक टेबल सॉल्ट और वाटर के एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। चलिए आइए हम समझते हैं कि कैसे कोई सॉल्यूट पार्टिकल, जैसे अभी बात की कि पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा, तो हम बात करते हैं कि कैसे ये डिजोल्व हो पाते हैं, कौन सी घटनाएं, कौन सी घटनाएं होती है वहां पे, कौन से फिनोमेनन होते हैं, किस प्रकार की एनर्जी के रिक्वायरमेंट होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे जानते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल का। आपको अगर क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग में VSEPR थ्योरी अगर आपको याद हो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, तो वहां से आपने क्या किया होगा, वाटर मॉलिक्यूल का शेप जाना होगा। खैर चलिए वो बहुत बड़ी बात नहीं होती है, हम बात करते हैं यहाँ पर H2O का। H2O की बात करते हैं तो H2O में O पे नेगेटिव चार्ज होता है और H पर 2 H होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से, ये है आपका H2O, ठीक है। सिमिलरली NaCl की अगर हम बात करते हैं तो NaCl में Na+ होता है और क्या होता है, Cl- होता है, ठीक है। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे डाइपोल इंटरेक्शन होता है। जैसे ही नमक को क्या करते हैं, डालते हैं पानी में, जल में डालते हैं, वैसे ही क्या होता है, चलिए इसको थोड़ा बीच में लिखते हैं। इस तरह से मान लीजिए कि यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली फिर से मान लीजिए आपके पास है, तो हर तरफ से क्या होता है कि ये मान लीजिए ये जो आपके पास Na+ है और Cl- है, ये इस तरह से
तरह से ये क्या होता है, गिर जाता है। किससे गिर जाता है, तो ये ऑक्सीजन आयन से क्या होता है, गिर जाता है। ये आपका Na प्लस आयन, तो रिजल्टेंट क्या होता है कि ये पूरा घेर लेता है। तो Na प्लस आयन गिर जाता है किससे, O माइनस माइनस आयन से, और Cl माइनस आयन किससे गिर जाता है, H प्लस आयन से। मतलब एक्चुअली में होता क्या होगा, एक्चुअली में ये होता होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक होता होगा कहीं ना कहीं। तो आपको अगर ध्यान में हो तो किसी सॉलिड पार्टिकल के या क्रिस्टलाइन सॉलिड के 1 मोल के आयंस को ध्यान रखेंगे, आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है बाबू कि कोई आयनिक सॉलिड है, उसके 1 मोल का जो अमाउंट आप लेंगे और उस 1 मोल के आयंस को आप क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। Na प्लस अलग हो रहा है, Cl माइनस अलग हो रहा है। तो इस आयंस को सेपरेट करने के लिए जो आप एनर्जी देते हो, उसी एनर्जी को आप क्या कहते हैं, मान लीजिए हम इसको बॉन्ड को ब्रेक करना, मतलब इसको सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो फॉर सेपरेशन वी हैव टू प्रोवाइड लैटिस एनर्जी। कौन सी एनर्जी देते हैं हम इसको, लैटिस एनर्जी देते हैं। हम इसे लैटिस एनर्जी देंगे और ये जाके किस में कन्वर्ट होगा, Na प्लस अलग हो जाएगा, Cl माइनस क्या होगा, अलग हो जाएगा। अब ये O माइनस जो है यह सभी तरफ से क्या करेगा, इस Na प्लस को घेर लेगा, और जितने भी H प्लस आयन है वो क्या करेंगे, इस Cl माइनस को घेर लेंगे, और इस प्रकार से ये इस पर डिजोल्व हो जाएगा, टूट जाएगा, आयनाइजेशन होगा, टूटेगा, और क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के कारण आयंस के बीच में क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। पोल्स बनने देखिए दोनों तरफ से, तो आयंस डाइपोलर जो इंटरेक्शन होगा उसके कारण, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण क्या होगा, ये इसमें डिजोल्व हो जाएगा। यानी कि अब आप कह सकते हो कि NaCl का क्या हो गया है, हाइड्रेशन हो रहा है, जल योजन हो रहा है, उसमें जल मिल रहा है। तो यह भी ध्यान रखना है आपको कि जिस प्रकार से इसको ब्रेक करने के लिए भी क्या है, एनर्जी यहाँ लैटिस एनर्जी देनी पड़ रही है, उसी प्रकार जब Na प्लस या Cl माइनस H प्लस आयन के साथ Na प्लस O माइनस माइनस आयन के साथ क्या होगा, मिक्स होगा, जुड़ेगा, वैसे कंडीशन में क्या होगा कि कॉलिजन होगा दोनों के बीच में, और कॉलिजन के कारण क्या होगा, यहां से एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि वैसे मॉलिक्यूल जिसका हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, जिसका हाइड्रेशन एनर्जी इस लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगा, वैसे कंडीशन में ही यह डिसोल्यूशन का प्रोसेस होगा, यह इस पे घुलेगा, और नहीं तो घुलने वाला नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रेशन एनर्जी का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो इस लैटिस एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए। तो ये प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, आपका सॉलिड पार्टिकल सॉल्वेंट में क्या होता है, डिजोल्व होता है। एज रिजल्ट होगा क्या, यहाँ पे एज रिजल्ट होगा क्या कि जो आपका Na प्लस आयन है बाबू, ये Na प्लस आयन सभी तरफ से किससे गिर जाएगा, या सभी तरफ से O माइनस माइनस आयन से गिर जाएगा, O माइनस माइनस आयन से गिरेगा। और जो आपका Cl माइनस है, यहां देखिए, जो आपका Cl माइनस आयन होगा, यह क्या होगा, यह Cl माइनस आयन सब तरफ से किससे गिरेगा, इस H प्लस आयन से गिर जाएगा, बिल्कुल इस H प्लस आयन से क्या होगा, गिर जाएगा। तो ये जो सेपरेशन का प्रोसेस होगा, इसको सेपरेट करने के लिए 1 मोल सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए इसके आयंस में कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, लैटिस एनर्जी। और जब ये दोनों कंबाइंड होंगे, दो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा दोनों के बीच में, द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे उत्पन्न होगा, द्विध्रुव आकर्षण बल यहाँ पर काम करेगा। तो वैसे कंडीशन में इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड के कारण क्या होगा, आपका हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। तो यह कंडीशन ध्यान रखेंगे कि सॉल्युबिलिटी ज्यादा होने के लिए कंडीशन है कि हाइड्रेशन एनर्जी का जो वैल्यू होना चाहिए वो इस लैटिस एनर्जी के वैल्यू से क्या होना चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसी प्रोसेस के थ्रू आपका क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में क्या होता है, डिजोल्व हो पाता है। ठीक है, आइए हम जरा इसको 2-4 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, इसको लिखते हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं।
ये था पहला आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसमें 2-4 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। आइए इस पर जरा बात कर ले। पहले हम एक दो जो डेफिनेशन आपको ही बताए हैं उसको जरा बात करते हैं, फिर हम इस पर ही बात, या पहले उसको पहले बात करें। पहले हम इस पर ही बात कर लेते हैं, एक दो पॉइंट। तो पॉइंट क्या क्या ध्यान रखना है? पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है बाबू। पहला पॉइंट जो आप ध्यान रखेंगे वो ये ध्यान रखेंगे क्या कि पोलर सॉल्यूट particles are dissolved in polar solvent easily, whereas non-polar solute solutes लिखिए इजी लिखिए, पार्टिकल्स लिखिए, नॉन पोलर सॉल्यूट पार्टिकल्स आर dissolved in non-polar solvent। जब भी क्या होगा, जब भी और आसानी से होगा इसलिए होगा। ठीक है। दूसरी बात, एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, पहला एग्जाम्पल की बात करते हैं। अभी 2-3 एग्जाम्पल आपको बताते हैं। अभी आपको बताए कि NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, अभी आपको बताया भी है। तो NaCl डिजॉल्व इन water easily, whereas cane sugar also dissolved in less soluble, लिख ले तो इस तरह से, less soluble in water than ओके। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हम अमाउंट की बात करेंगे तो अमाउंट की आप ध्यान रखेंगे तो 5.3 moles of NaCl dissolved in 1 liter of H2O। ठीक है, ठीक है। वही फिर मैं यहां लिखता हूं, यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत क्या नहीं होना चाहिए मुझे मेरे समझ से। फिर मैं यहां लिखता हूं अमाउंट। और बात करते कितना, तो 3.5 moles of cane sugar dissolved in 1 liter of
ये बातें आप इसको ध्यान रखेंगे। फिर एक और एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल हम बात करते हैं। ये तो हो गया हम बात किए, जनरली आपको हमने बताया। फिर एक एग्जांपल जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं आयोडीन। आयोडीन जो कि हमारा कोवेलेंट कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है ये कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड यानी कि नॉन पोलर कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड कैसे होते हैं? नॉन पोलर। तो ये हमारा आयोडीन जो है वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट कंपाउंड है। तो आयोडीन इज more soluble in alcohol or benzene than water। चलिए, तो आप ये कुछ फैक्ट्स है जिसको ध्यान रखेंगे कि अभी हमने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि नॉन पोलर सबस्टांसेस जो होंगे वो पोलर में डिजोल्व नहीं होंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आयोडीन भी डिजोल्व होगा वाटर में, या फिर हमारा केन शुगर भी डिजोल्व होता है वाटर में। जनरली हम डेली लाइफ में उसको यूज भी करते हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि डिजोल्व तो होता है, बट उसका जो डिजोल्वेशन का या जो डिसोल्यूशन का जो अमाउंट होता है, जो रेट होता है, वो आयोनिक कंपाउंड के रेस्पेक्ट में, यानी कि पोलर कंपाउंड्स, पोलर सबस्टांसेस के रेस्पेक्ट में क्या होता है? कम होता है। उसका रेट कम होता है, उसका अमाउंट क्या होता है? कम होता है। तो ये बातें आप ध्यान रखना। फिर हमने आपको बताया, यहां पर दो बातें बताया हमने आपको। एक बताया हमने आपको लैटिस एनर्जी, और दूसरा क्या बताया हमने आपको? हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये दोनों बातें भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए क्या बात करते हैं। चलिए आइए अब बात करते हैं लैटिस एनर्जी पर। हालांकि ये सब एलिमेंट की चीजें हैं, आपको वहां पर ध्यान रखना चाहिए। लैटिस एनर्जी बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा क्या होता है लैटिस एनर्जी। तो आप कह सकते हो द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to separate one mole ionic compound into its ions is known as lactic energy। तो ये आप ध्यान रखेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट वन मोल आयोनिक कंपाउंड इनटू इट्स आयंस इज नोन एज क्या? लैटिस एनर्जी। दैट मींस कि किसी भी आयनिक कंपाउंड के, आयनिक यौगिक के एक मोल को उसके आयंस में तोड़ने के लिए, उसके आयनों में तोड़ने के लिए, उसका आयोनाइजेशन करने के लिए क्या करनी पड़ती है? जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी कहते हैं, जालक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। फिर दूसरा था आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? हाइड्रेशन एनर्जी तो आप कह सकते हो सर, हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में क्या बता सकते हो? आप कह सकते हो कि द अमाउंट of energy released
by the process of hydration of molecule. Hydration of molecule. तो ये दो बातें आप ध्यान रखेंगे, एक तो क्या हाइड्रेशन एनर्जी और दूसरा क्या लैक्टिस एनर्जी। ठीक है, कोई डाउट? चलिए, इतनी बातों को तो आपने जाना। अब हम लोग दूसरा फैक्टर को भी डिफाइन समझते हैं, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो क्या है? टेम्परेचर। आइए बात करते हैं। दूसरा जो हमारा फैक्टर है वो क्या है? टेम्परेचर है। तो हम टेम्परेचर पर बात करने वाले। देखिए, टेम्परेचर जो है, इन जनरल वर्ड तो हम कह लेते हैं कि टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कराते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो होता है वो क्या होता है? इंक्रीज करता है। बट ऑलवेज ऐसा नहीं होता है। हम बेसिकली यहाँ पर दो टाइप्स के प्रोसेस की बात करेंगे। हम दो बात करते हैं, एक हमारे पास होता है बउआ, एक होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस और दूसरा जो होता है वो होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं या ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं, और एंडोथर्मिक का मतलब क्या हो गया? ऊष्माशोषी प्रक्रियाएं। तो जो आपके एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें क्या होता है? जिसमें हाइड्रेशन के रिजल्ट में क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा, या कह सकते हो कि सर वैसी सही प्रक्रिया है जिसके पूर्ण होने पर क्या होती है? अभिक्रिया से एनर्जी रिलीज हो जाती है, बाहर निकलती है, इवैल्यूएट होती है। तो एनर्जी जब इवॉल्व होगा, एनर्जी रिलीज होगा, तो वैसे प्रोसेस को हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। और ऐसे कंडीशन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होगा? तो वैसे सब्सटेंस की जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी? इंक्रीज करेगी। जबकि एंडोथर्मिक प्रोसेस में आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। यानी कि टेम्परेचर से आप क्या देख रहे हो कि कभी आपका टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा भी, कभी आपका टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगा? घटेगा भी। तो हम कैसे इसको दिखा सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा भी और सॉल्युबिलिटी क्या होगा? घटेगा भी। आइए हम इसी को डिस्कस करते हैं, समझते हैं इसको। हाँ, तो हम बात कर रहे थे किस पे? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस पर बात कर रहे थे। आइए वही बात करते हैं। चलिए अब इसको एग्जांपल समझते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं, चलिए हम सबसे पहले एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात करें। एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात अभी आपने थोड़ी देर पहले उसका एग्जांपल भी देखा था। जो भी आयोनिक सब्सटेंस, जैसे आपका एग्जांपल हम ले ले, मान लीजिए NaCl हो गया मेरा एग्जांपल, KCl हो गया, या NaNO3 हो गया। इस टाइप के जो भी एग्जांपल हमारे पास है, जो आयोनिक एग्जांपल्स हैं, आप इन सबको देख के क्या समझ रहे होंगे? ये जब हम इसको डिजोल्व कराते हैं तो होता है एक्चुअली क्या? एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या? सो देखिए जरा सा। हम क्या लेंगे? सॉल्यूट लेंगे, और क्या लेंगे? सॉल्वेंट होगा हमारा, सॉल्वेंट होगा। और साथ में क्या करना पड़ेगा? आपको हीट देना पड़ेगा। बताइए ये हीट किस लिए देना पड़ेगा? हीट किस लिए रिक्वायर्ड होगी? अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए कि इसके आयंस को सेपरेट करने के लिए, दैट मींस कि यह जो हीट लगने वाला है वो लैटिस एनर्जी का काम करेगा। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और हम साथ में क्या देंगे? हीट देंगे, तब जाकर के क्या होगा? हमारा ये सॉल्यूशन क्रिएट होगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि हम सॉल्यूट देंगे, सॉल्वेंट लेंगे और हीट देंगे, तो यह क्या होगा? सॉल्यूशन बनेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं?
एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब क्या, इस प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए हमें हीट देना पड़ा, यानी कि हीट यहां पर रिक्वायर्ड हो गई। तो जब हीट रिक्वायर्ड होगी तो एंडोथर्मिक, हीट रिलीज होगा तो एक्सोथर्मिक। अब ऐसे प्रोसेस में क्या होगा, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। यानी कि ऐसे कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कराओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। सॉल्युबिलिटी क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस। फिर हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस का। देख फिर हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या, कि आप क्या लिए, सॉल्यूट लिए, इसको आपने क्या किया, सॉल्वेंट में डाला, ठीक है। और जैसे ही आप इस दोनों को मिक्स करोगे क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा आपका, तो रिजल्ट में आपका सॉल्यूशन तो तैयार होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगा, साथ में एनर्जी आपकी रिलीज होगी। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जैसे बहुत सारे एग्जांपल है आपके सामने में, जैसे आप मान लीजिए आप सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 into H2O, सोडियम कार्बोनेट को आप डिजोल्व कराओगे इसको सॉल्वेंट में, या फिर मान लीजिए आप सोडियम सल्फेट ले लेते हैं। तो ये सब ऐसे एग्जांपल हैं जिसको आप क्या करते हो, जिसका जो डिजॉल्विंग प्रोसेस होता है, जिसका सॉल्यूशन बनाने का जो प्रोसेस होता है वो कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक होता है। और ऐसे कंडीशन में आप ध्यान रखेंगे, यहां पर आप टेम्परेचर, जैसे ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी आपका डिक्रीज कर जाएगा। सॉल्युबिलिटी क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा। ये आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं हम आपको। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो इसका यूज हम बार बार करते हैं। कई बार आप इस दो प्रोसेस के बारे में जानोगे, आगे भी एग्जांपल्स पढ़ोगे, आगे भी जब चैप्टर पढ़ोगे वहां भी आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस का ये जो कॉन्सेप्ट है ध्यान रखना। या सिंपल सी बात ध्यान रखना, कैसे पहचानोगे, तो हम इसको पहचान करके बताते हैं आपके पास। अगर आपको प्रोसेस के लिए डेल्टा एच का वैल्यू, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज का वैल्यू अगर आपको क्या दे दे, अगर एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव हो जाए तो समझ लेना कि यह कैसा प्रोसेस है, यह आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और अगर एंथैल्पी चेंज क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो समझ लेना यह कैसा प्रोसेस है, यह आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स वैसे भी जानते हैं। जैसे हम बात करते हैं सोडियम सल्फेट का Na2SO4 into 10H2, अगर हम इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे, डिहाइड्रेशन कराने का मतलब क्या, डिहाइड्रेशन कराने का मतलब क्या, कि हम इसको किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, Na2SO4 में, और वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो डिहाइड्रेशन का जो प्रोसेस होता है, वैसे कंडीशन में होता क्या है कि अगर हम 34.2 डिग्री सेल्सियस तक बात करें तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है, और बाद में क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। तो आप कह सकते हो कि जनरली डिहाइड्रेशन process of some substances like sodium sulfate, each
जनरली सॉल्बिलिटी ऑफ डिहाइड्रेशन प्रोसेस, यहाँ पे एक चीज छूट गया है, इसको जरा यहाँ पे हम लिख रहे हैं, सॉल्बिलिटी ऑफ डिहाइड्रेशन प्रोसेस, solubility of dehydration process of some substances like sodium sulfate is increase initially till increase initially with increase in temperature, with increase in temperature till 34.2 degrees Celsius. After that, solubility will decrease. तो ये आपके पास आपने क्या देखा कि टेम्परेचर भी वैरी करवा रहे हैं हम टेम्परेचर को, तो सॉलिबिलिटी भी डिफरेंट मैनर में वैरी कर रहा है। कुछ सबस्टेंसेस के लिए क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, सॉलिबिलिटी बढ़ रहा है। हम वैसे सबस्टेंसेस की बात करेंगे जिसका प्रोसेस, जिसका जो रिएक्शन है वो कैसा होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर वो कंप्लीट कर रहा है, तो वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो सॉलिबिलिटी क्या होगा, उसका इंक्रीज करेगा। वही अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, मतलब रिएक्शन के बाद हीट रिलीज होगी, तो वैसे कंडीशन में वह कैसा होगा, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, और उस प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप, तो सॉलिबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। वही आप देख रहे हो कि कुछ ऐसे भी सबस्टेंसेस हैं जैसे सोडियम, अच्छा एक मिस्टेक हो गया था, इससे पहले वाले एग्जांपल में सोडियम सल्फेट लिख दिया था, वो वहां पर रॉन्ग था, उसको आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो ये जो सोडियम सल्फेट है इसका डिहाइड्रेशन आप करा रहे हो, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस जो होगा सोडियम सल्फेट का, यहाँ पे इसमें आप क्या देखोगे कि 34.2 डिग्री सेल्सियस तक इसकी सॉलिबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है, और बाद में क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका टेम्परेचर। फिर हमारे पास थर्ड जो हमारे पास है वो क्या है, प्रेशर है। तो मैं आपको ऐसे ही बता दूं, तीसरा जो प्रेशर है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक, वो क्या पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। और आपको पता है कि सॉलिड एंड लिक्विड बोथ आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, मतलब दोनों के दोनों पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जनरली। तो इन जनरल वर्ड देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो आप प्रेशर पर ये फिलहाल ध्यान रखेंगे, प्रेशर की बात हम कर रहे हैं तीसरा। तो प्रेशर की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे कि प्रेशर cannot change the solubility of solid in liquid, because both solid and liquid are incompressible in nature. Incompressible in nature. मतलब दोनों की जो प्रकृति होती है कैसी होती है, वो इनकम्प्रेसिबल नेचर के होते हैं, मतलब उसका प्रेशर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना सॉलिड पे ना लिक्विड पे। इन जनरल वर्ड्स तो हम कह सकते हैं, जनरल वर्ड्स क्या, कि प्रेशर जो है वो इफेक्ट नहीं कर पाएगा सॉलिबिलिटी को, और इसलिए आपको ये बात पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रेशर। तो आप दो ध्यान रखेंगे, नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट, और दूसरा क्या, टेम्परेचर। तो ये हम बात की अभी किस पर, तो हमने बात किया सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पर।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो आप ये बात ध्यान रखना है, आपको ये बात पढ़ के आना है, मतलब आप मेमोरी में रखना। वहां पे हम यूज करने वाले हैं क्या, तो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसको आपको ध्यान रखना है। और दूसरा हमने आपको पढ़ाया था अभी कुछ दिन पहले ही मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी। तो ये जो मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी था उसका भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। कहाँ पे, जब हम पढ़ेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो वहां पे हम मोल फ्रैक्शन, फिर हम मोलरिटी, फिर हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वगैरह को यूज करेंगे वहां पे। इसलिए आपको क्या करना है, आगे वाले लेक्चर्स के लिए प्रिपेयर रहना है पहले से ही। क्या क्या प्रिपेयर कर रखना है, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर चैप्टर नंबर 5 क्लास 11 द गैसेस स्टेट ऑफ मैटर, उस टॉपिक से, उस चैप्टर से रिलेटेड ये टॉपिक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसको आपको ध्यान रखना है। और दूसरा हमने आपको ही पढ़ाया कुछ दिन पहले ही मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।